ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए, चर्चा शुरू की जाए, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं, किन खबरों को हमने आज विश्लेषण के लिए चुना है। तो शुरुआत करेंगे एग्री कमोडिटीज की एक खबर के साथ। गेहूं, दाल और चीनी पर क्यों चौकन्नी हुई सरकार? गर्मियों में लग सकता है बिजली का करंट, जी हां, और महंगी हो सकती है बिजली। क्या कारण है ये जानेंगे। आरबीआई को किस बात की चिंता? बैंकों में कुछ ऐसा घट रहा है जिससे आरबीआई लगातार चिंतित है, आगाह कर रहा है। क्या वो चिंता, ये जानेंगे। कितनी नौकरियां निगल जाएगा एआई? डब्ल्यूईएफ की एक रिपोर्ट आई है, क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये जानेंगे। क्यों हुई बायजूस पर छापेमारी? बड़ा मुद्दा वीकेंड का, आपने देखा होगा बायजूस के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। क्या वजह थी इस छापेमारी की, क्या निकला इस छापेमारी से, भविष्य कैसा दिखता है बायजूस का इन छापेमारी की रोशनी में, ये सब कुछ जानेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। और खबर होगी अदानी समूह से जुड़ी हुई। अदानी समूह की जांच के लिए सेबी ने क्यों मांगा ज़्यादा समय? सेबी ने कहा है 6 महीने का समय और दिया जाए। अब तक की जांच में क्या कुछ हाथ लगता दिख रहा है, क्या कुछ इस पर समूह ने कहा है, क्या कुछ सेबी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से, ये सब कुछ जानेंगे आज। यही 2 खबरें दिन की सबसे बड़ी खबरें होंगी। लेकिन शुरुआत कमोडिटी की एक खबर के साथ। कमोडिटीज में अगर आप बात देखें तो 3 कमोडिटीज इस समय चर्चा में हैं। एक है चीनी, एक है दाल और एक है गेहूं। गेहूं की बिक्री को लेकर सरकार कुछ नीति में बदलाव करने जा रही है। गेहूं को अब यह बोला गया है कि जुलाई से एफसीआई गोदाम में रखे सरप्लस गेहूं को लगातार बेचेगी। ठीक है भाई। दूसरी तरफ दाल पर सख्ती की जा रही है। ये देखा जा रहा है कहीं इसकी स्टॉक तो नहीं हो रहा है, कहीं इस पर कहीं होर्डिंग तो नहीं की जा रही है, इस पर भी सरकार काम कर रही है। और तीसरी बात चीनी, जिसमें हमने हाल फिलहाल में देखा कि कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें आई, ऐसा लगा कि चीनी महंगी हो सकती है। सरकार की तरफ से एक बयान आया और ये कहा कि भाई चीनी पर जो निर्यात है उस पर हम ब्लैंकेट बैन लगा सकते हैं, यानी कि इसके निर्यात को हम पूरी तरह रोक सकते हैं। निर्यात रोकने की बात ऐसे समय में की जा रही है जब अभी क्रशिंग सीजन लगभग अपने एंड पर है और चीनी के उत्पादन में लगातार 3 बार अनुमान में कटौती हो चुकी है। पहले, दूसरे, तीसरे अनुमान में हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया था। सर, सीधा सवाल ये कि दाल, चीनी, गेहूं, अगर ये तीनों कमोडिटीज पे मैं एक साथ बात करूं तो क्यों सरकार नियम बदल रही है, और दाल और चीनी के मुद्दे पर सरकार के मन में क्या क्या चिंता उसको दिख रही है? शुभम, ये तीनों फैसले आने वाले समय में मानसून से जुड़े हुए हैं। मानसून और एल नीनो के असर की संभावना के कारण पिछले साल से नसीहतें लेते हुए सरकार कम से कम इस बार इस संभावना को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। और तीनों में महंगाई की पूरी संभावना छिपी हुई है। भले ही बहसें समानांतर रूप से हों ये कि एल नीनो कितना असर करेगा, मानसून कितना कमज़ोर या सामान्य होगा, लेकिन सरकार के भीतर इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि मानसून कमज़ोर रहेगा और एल नीनो के असर के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में महंगाई का खतरा है जो चारों तरफ से दिख रहा है। और इसीलिए इन तीनों उत्पादों का जो गणित है, इनका अर्थशास्त्र है, वो समझना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि पिछले साल मौसम खराब होने के कारण यील्ड घटी है, मिलें पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं। और अब जो क्रशिंग सीजन करीब आ रहा है तब सरकार पूरी तरह से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहती। चीनी का आमतौर पर यह संभावना आने वाले महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए है, क्योंकि कीमतें अभी भी बढ़ चुकी हैं और अगर मानसून का असर खराब रहा तो खरीफ में गन्ने की फसल पर गहरा असर पड़ेगा, इस बात की संभावना दिखाई दे रही। और अगर ऐसा होता है तो चीनी की आपूर्ति में कमी होगी, इसलिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। यानी एक और बड़ी महत्वपूर्ण फसल, एक महत्वपूर्ण कृषि निर्यात प्रतिबंध के दायरे में चला जाएगा। गेहूं को हमने पिछले साल प्रतिबंध के दायरे में जाते हुए देखा था। और अगर आप शुगर इंडस्ट्री के एस्टिमेट पे देखें तो उन्होंने भी ये माना है कि भारत में लगातार 3 बार बैक टू बैक पिछले 3-4 महीनों में चीनी के उत्पादन में कमी के आकलन किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा दालों का है। दालें हमेशा महंगाई के लिए सेंसिटिव रही हैं। पिछले साल हालांकि दालों की कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद अचानक कीमतों में हमने बढ़ोतरी देखी क्योंकि मौसम की खराबी का असर था। और इस साल फिर मानसून को लेकर जो संभावना है उसे देखते हुए सरकार जुलाई अगस्त में दालों की कीमतों की संभावना बढ़ने को लेकर सख्त हो रही है। इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि होर्डिंग होने पर, जमाखोरी होने पर सख्ती की जाएगी। हो सकता है स्टॉक की लिमिट्स तय कर दी जाएं, क्योंकि दाल की कीमतों की चुनौती आने वाले समय में दिखाई दे रही है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गेहूं को लेकर है। पिछले पूरे साल सरकार ने
खुले बाजार में गेहूं नहीं बेचा, क्योंकि पिछले साल सरकार के अनाज भंडार में गेहूं कम था और उसकी कीमतों में उसके असर के तौर पर हमने गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी। पिछले पूरे साल गेहूं की कीमतें महंगी रहीं। अंततः दबाव इतना ज़्यादा था कि आटा महंगा होने के बाद और राजनीतिक रूप से उसका असर पड़ने के बाद सरकार को फरवरी मार्च में ओपन मार्केट में सेल करनी पड़ी और गेहूं की बिक्री करनी पड़ी एफसीआई को। अब इस समय मौजूदा परिस्थिति में फिर वही स्थिति है कि सरकार को लग रहा है कि अनाज की कीमतें इस पूरे साल ऊंची रहेंगी, तो अब नीति बदलकर जुलाई के बाद नियमित रूप से एफसीआई के भंडार से गेहूं की ओपन मार्केट में बिक्री की जाएगी। यानी पूरी पेशबंदी मानसून, संभावित कमजोर मानसून के महंगाई पर असर को रोकने की है। इस पेशबंदी का एक अपनी राजनीति भी है, क्योंकि चुनावों का दौर होगा, अगले साल भी चुनाव होने वाला है और ये महंगाई अगर इस बार खराब मानसून के कारण खाद्य उत्पादों की महंगाई ज़्यादा बढ़ी तो अगले पूरे 6 महीने तक 7 महीने तक असर करती रहेगी। इसलिए इस पूरी पेशबंदी के तौर पर इन नीतियों में बदलाव हो रहे हैं। 2 अहम आंकड़े आपको और बताएं। जैसे चीनी पे अंशुमान जी ने कहा तो 2022-23 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा निर्धारित किया गया था, जिसमें से 58 लाख टन एक्सपोर्ट पहले ही हो चुका है। अब कम उत्पादन को देखते हुए सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है, निर्यात पर रोक लग सकती है। गेहूं के बारे में जहां तक खरीद की बात है, क्योंकि इस समय खरीद चल रही है रबी की, तो अब तक 250 लाख टन गेहूं का अनुमान आ रहा है फ्राइडे तक। हालांकि सरकारी डेटा जो दिखा रहा है 213 लाख टन का दिखा रहा है कि हम सरकारी खरीद कर चुके हैं। कुल जो खरीद का टारगेट है वो 341 लाख टन के आसपास का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सरकार ने आधे से ज़्यादा खरीद, लगभग 2/3 खरीद आप कह सकते हैं कि पूरी कर चुकी। लेकिन इस बीच बनके मुसीबत आ गई है ताज़ा बारिश कई राज्यों में हो रही है, ऐसे समय पर हो रही है जब या तो गेहूं कट रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, और या फिर वो मंडियों में बिकने को पहुंच रहा है। सर, कितनी मुश्किल बढ़ा सकती है ये बारिश? 2-3 प्रमुख जो वीट प्रोड्यूसर राज्य हैं इंडिया के गेहूं उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हरियाणा, पंजाब के भी इलाकों में तेज बारिश हुई है और कई जगह हेल स्टॉर्म भी है, ओले की खबरें भी हैं। और ये आमतौर पर दूसरा स्पेल है फसलों गेहूँ पर बारिश का, जिसमें कि हार्वेस्ट या कटी हुई फसल के साथ नुकसान हो रहा है। और मौजूदा स्थिति में जो खबरें हमें बाहर से मिल रही हैं, जो फील्ड से पता चल रहा है, उस हिसाब से बहुत सारा गेहूं इन राज्यों में अभी खलिहानों में ही है, यानी वो मंडियों तक नहीं पहुंचा है। मंडियों में भी हालांकि इस बात की कोशिश एफसीआई कर रही है तेजी से कि गेहूं की खरीदारी बढ़ाई जाए और इसलिए सरकार ने नियम भी बदले हैं। भीगा हुआ गेहूं, ज़्यादा मॉइस्चर वाला गेहूं भी खरीदा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी गेहूँ की फसल को लेकर खराब होने के खतरे और बढ़ गए हैं। वास्तविक आंकड़े हमें बाद में मिलेंगे और पता चलेगा कि इस बारिश से गेहूँ का कितना नुकसान हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जो एफसीआई जिस गेहूँ को खरीद रही है इस समय, जो भीगे हुए गेहूँ को खरीद रही है, उसका इस्तेमाल क्या होगा, इस पर भी सवाल है, क्योंकि वो खराब गेहूं है, गेहूं के रखरखाव पर बहुत पैसा खर्च होगा एफसीआई का। लेकिन किसानों के पास इस बदले हुए मौसम के कारण अपने गेहूं को मंडियों तक पहुंचाने की भी समस्या आ रही है। और इसे हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस साल मौसम बेहद उलटफेर वाला रहा है। हमने गेहूं के पकते समय दूसरा तापमान देखा, फिर गेहूं के कटते समय हमने बारिश होती देखी, और इस समय हम बारिश का एक दूसरा दौर देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें खाद्य महंगाई की आग को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। सर, आपको लगता है कि यही वजह है कि आपने जैसा जिक्र किया कि गीला गेहूं या छोटा गेहूं खरीदा जा रहा है, जुलाई से बेचने की भी पेशकश इसीलिए हो रही है कि भाई ये गेहूं आए और फटाफट निकलता जाए? अब वो उस गेहूं का ग्राहक बाजार में कौन मिलेगा? वो खराब गेहूं मिल्स खरीदेंगी कि नहीं खरीदेंगी? लेकिन इस साल एक चीज़ देखनी होगी कि जब एफसीआई अपनी खरीद बंद करेगी या सरकार अपनी खरीद अप्रैल के अंत तक जाकर बंद करेगी, जब या मई के मध्य तक बंद करेगी, तब देखना होगा कि उसमें अच्छी क्वालिटी का गेहूं कितना होगा और ख़राब भीगा हुआ गेहूं कितना होगा। खरीद तो तेज़ी से हो रही है, और उसके बाद उसके ग्राहक कौन होंगे और क्या वो ख़राब गेहूं कैसे बांटा जा पाएगा राशन प्रणाली के तहत, क्योंकि गेहूं की क्वालिटी पर काफ़ी असर पड़ा है बारिश का। इस तरीके की खबरें चारों तरफ से आ रही हैं। इन गर्मियों में आपको बिजली और महंगी मिल सकती है, आगे चलकर बिजली और महंगी हो सकती है, इसकी आशंका, इसकी संभावना बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कोयले के महंगे आयात और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बिजली कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इसलिए बिजली कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों को इस साल सितंबर तक कोयले की कुल ज़रूरत में 6% आयातित कोयले को मिलाने की ब्लेंडिंग का निर्देश दिया था। सर, कितनी बड़ी लागत बिजली कंपनियों की और क्यों बढ़ी है लागत?
ये भारत के में कोयले के ट्रांसपोर्ट को लेकर एक जो नीति में बदलाव हुआ था, उस बदलाव का नतीजा है कि बिजली महंगी होने जा रही है और उसका आंकड़ा समझना दिलचस्प है। कंपनियां ये मान रही हैं कि उनकी कोयले की लागत करीब करीब 40 पैसे पर किलोवाट आवर बढ़ गई है इस व्यवस्था से। व्यवस्था क्या थी? सरकार ने जब भारतीय रेलवे समय पर कोयला संयंत्रों तक कोयला पहुँचाने में असफल रही या वो पर्याप्त नेटवर्क उपलब्ध नहीं करा पाई, तो सरकार ने एक नीति बदली। उस नीति का नाम था RSR, रेल, शिप और रेल। इसका तरीका मतलब ये था कि जो पूर्वी तट के ऊपर कोयले की खानें हैं भारत में, वहाँ से कोयले की खदानों से वो कोयला बंदरगाहों तक रेल से जाएगा और फिर वहाँ वो शिप के जरिए भारत के पश्चिमी तट पर आकर उतरेगा और वहाँ से वो बिजली घरों को पहुँचाया जाएगा। इसको रेल शिप रेल पर व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत NTPC ने जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसमें पारादीप उड़ीसा से, झज्जर हरियाणा के, दादरी उत्तर प्रदेश के संयंत्रों को RSR रूट से कोयला भेजना शुरू कर दिया। यानी ये कोयला खदान से निकलता है, बंदरगाह तक जाता है और बंदरगाह से फिर ये फिर बंदरगाह पे उतारा जाता है, फिर वहाँ से रेलवे के इस्तेमाल से प्लांट तक आता है। इसके कारण जो लागत बढ़ी है वो लागत बिजली घरों पर भारी पड़ रही है। आमतौर पर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर सीधे रेल के जरिए यहाँ कोयला भेजा जाए, अगर खदान से बिजली घर तक सीधे रेल के जरिए कोयला भेजा जाए तो इसकी लागत करीब 4700 रुपये पर टन आती है, 4700 रुपये पर टन आती है। लेकिन जब RSR रूट से कोयला आ रहा है तो उसकी लागत 7400 रुपये पर टन आ रही है। यानी प्रति टन लागत इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो झज्जर या दादरी के बिजली घरों के पास कोयला आ रहा है उसकी लागत बढ़ चुकी है। हालांकि इंपोर्टेड कोयल की लागत इससे ज़्यादा है, 10 से 12 हज़ार रुपये पर टन है। पर भारत में घरेलू कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी के कारण, रेलवे पूरी तरह से सप्लाई का नेटवर्क न बना पाने के कारण अपने ही देश का कोयला एक दूसरे रास्ते से जलाया जा रहा है, उससे उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब बिजली घरों पर दबाव होगा कि वो 40 पैसे पर किलोवाट आवर की जो लागत बढ़ी है इसे वो बिल में जोड़ें। वैसे भी बिजली घरों पर घाटे के कारण इस बात का दबाव है। क्या कंपनियां या बिजली घर या बिजली उत्पादक इस बढ़ोतरी को लागू कर पाएंगे या उनके घाटे बढ़ेंगे, ये अगले 2-3 महीनों में हमें समझ में आएगा। अमेरिका और यूरोप में बढ़ते बैंकिंग संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से रिटेल लोन पोर्टफोलियो पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है और साथ में ये भी कहा है कि असुरक्षित कर्ज के पोर्टफोलियो पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। जून 2020 से लेकर अब तक बैंकों के असुरक्षित कर्ज के पोर्टफोलियो में 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। सर, कौन कौन से कर्ज शामिल हैं इसमें? और जैसा पिछले हफ्ते हमने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था कि RBI को चिंता है बैंकों के मॉडल की, एक खतरा वो आते देख रहे हैं, क्या यही वो चिंता है? रिजर्व बैंक, हमने जैसा पिछली बार कहा था शुभम, कि रिजर्व बैंक ने बैंकों के कामकाज की गहराई से पड़ताल शुरू की है, उनकी बैलेंस शीट की, उनके कर्ज का आकलन शुरू किया है। और जो 3 बड़े खतरे दिखाई दे रहे थे उस खतरे का जिक्र हमने पिछली बार किया था अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, और अब ऐसा ही हुआ। इस हफ्ते रिजर्व बैंक ने सारे बैंकों से कहा है कि वो अपने जो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी जिनके पीछे पर्याप्त जमानत उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मॉर्टगेज उपलब्ध नहीं है, इन पर में कमी करें। इसमें कौन से लोन है? इसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले लोन हैं, इसमें पर्सनल लोन्स हैं, इनमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जो लोन दिए जाते हैं और ये स्मॉल बिजनेसेस को लोन दिए जाते हैं। ये 4 ऐसे लोन हैं जिन्हें बैंक अनसिक्योर्ड कैटेगरी में रखता है। यानी इन कर्ज के पीछे, इन पर ब्याज दरें तो ज़्यादा होती हैं पर इन कर्ज के पीछे कहीं कोई जमानत के लिए संपत्ति नहीं होती। यानी अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है या लोन नहीं वसूला जाता तो बैंक को उसका नुकसान होता है और बैंक को उसकी प्रोविजनिंग करनी होती है। और इसका आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। इसलिए क्यों रिजर्व बैंक इतना परेशान, चिंतित दिख रहा है अनसिक्योर्ड लोन को लेकर? हाल में आपने ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, हम लोगों ने भी अपने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी, तब बताया था कि भारत में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की ग्रोथ बहुत बढ़ी है, तेजी से बढ़ी, और ये वो अनसिक्योर्ड लोन का हिस्सा है, सुरक्षित लोन का हिस्सा है जो तेजी से बढ़े। आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत में जो के रेटिंग्स की रिपोर्ट बताती है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है वो करीब करीब ताजे आंकड़ों में 2.49 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। ये बताती है कि अनसिक्योर्ड लोन का टोटल जो मार्केट है वो 13.2 ट्रिलियन रुपीस का है, 13.2 लाख करोड़ रुपए का है। और ये लगभग उतना ही है जितना पैसा भारतीय बैंकों ने NBFCs को कर्ज के तौर पर दे रखा है। यानी 13 लाख करोड़ रुपए भारतीय बैंकों ने NBFCs को कर्ज पर दे रखे हैं और इतना ही पैसे का इतना ही बड़ा बाजार अनसिक्योर्ड लोन का है। NBFCs अब एक अलग चुनौती है, अलग क्राइसिस है। हमने NBFCs को बैंकों की तरफ से दिए गए कर्ज डूबते देखे, NBFCs को डूबते हुए देखा है, और यही वो दरार है जिसे भरने की कोशिश कर रहा है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन देते समय बहुत सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा चेक्स बैलेंस नहीं अपनाए जाते, और जिसके कारण ये पोर्टफोलियो खतरे में आगे बढ़ सकता है।
बढ़ती फंडिंग कॉस्ट ने प्राइवेट बैंकों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। प्राइवेट बैंक के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट यानी कासा में कमी आ रही है। बैंक ग्राहक ब्याज वाली एफडी में निवेश करने के लिए बैंक खातों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इस वजह से अगली तिमाही में बैंकों के मुनाफे पर भी असर पड़ सकता है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? प्राइवेट बैंकों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? प्राइवेट बैंक इस चुनौती का शिकार है कि उनको जो पूंजी आ रही है वो महंगी पड़ रही है। कासा का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट होता है। एक महत्वपूर्ण पैमाना है बैंकों की आर्थिक सेहत को समझने का। बैंक ये चाहते हैं कि सेविंग बैंक्स में ज़्यादा पैसा आए, जहां पर उन्हें ब्याज कम देना पड़ता है और पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई हैं, ग्राहकों ने अपने सेविंग बैंक से पैसा निकालकर एफडी में रखना शुरू कर दिया है। और ये अंतर आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई, वो एफडी पर जो लोन दे रहा है, जो ब्याज दे रहा है, उसकी तुलना में जो ब्याज सेविंग बैंक्स पर, नॉर्मल सेविंग बैंक्स पर है, वो बेहद कम है। मतलब 2% से ज़्यादा का अंतर है, लगभग 2 से 3% का अंतर है अगर आप 1 साल या 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और उसी बैंक में अगर आप एक साधारण बचत खाता खोलते हैं और उसमें अपना अमाउंट रखते हैं। और यही बैंकों के लिए चुनौती है। प्राइवेट बैंक्स के सेविंग बैंक्स अकाउंट से पैसे शिफ्ट हो रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, जहां उन्हें लंबे समय के लिए, लंबी मैच्योरिटी के लिए ज़्यादा ब्याज दरों का कमिटमेंट करना पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के भी ताज़े आंकड़े आए और बैंकों के काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, जिन रिजल्ट्स के बारे में हम अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा भी कर रहे हैं मनी 9 पर, जिसमें आप देखेंगे। अभी ताज़े आंकड़े आए जिसमें कोटक बैंक का जो टोटल कासा डिपॉजिट्स था वो 1 साल पहले 60% थे, वो घटकर अब 52% रह गए। यानी उनके जो ऐसे डिपॉजिट्स कासा के कैटेगरी में आते थे, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स जो थे वो करीब 4% घटकर 1.9 लाख करोड़ हो गए। ये एक सैंपल आंकड़ा है कोटक बैंक का, दिखाता है। अब बैंकों की पूंजी की चुनौती है बैंकों के सामने, क्योंकि जो पूंजी उनके पास आ रही है डिपॉजिट के तौर पर वो बेहद महंगी है और जो पूंजी उन्हें चाहिए उस सस्ती पूंजी की ज़रूरत है। सरकारी बैंक पहले से ही पूंजी के दबाव से, कमी से परेशान हैं, जिस पर हम रिजर्व बैंक के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगले 5 वर्षों में दुनिया भर में नौकरियों का बाजार बदलने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2027 तक दुनिया भर में 8.3 करोड़ रोजगार खत्म हो जाएंगे और 6.9 करोड़ रोजगार नए बनेंगे। यानी 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां ये एआई निगल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि इस दौरान भारत में करीब 22% रोजगारों में बदलाव होगा। सर, बड़ा सवाल ये कि कौन कौन से रोजगार खत्म होंगे? हमने इस पर विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार चर्चा की थी कि एआई के आने के बाद कौन सी नौकरियां बदलेंगी। मध्य स्तर पर जो प्रोसेस से जुड़े हुए रोजगार हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर होगा और सबसे ज़्यादा असर होने की संभावना शुभम उन्हीं क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों में आईटी या सूचना तकनीक पहले से मौजूद है और इसीलिए सूचना तकनीक कंपनियों ने छंटनी शुरू की है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र जो सूचना तकनीक सेवाएं देते हैं, जहां लोगों को डेटा क्रंचिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए रखा जाता है, वो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस करेंगी। इसके अलावा जो मध्य लेवल के सर्विस प्रोवाइडिंग के जॉब्स हैं उनमें भी आईटी का एआई असर करेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जहां कंपनियां रोबोटिक्स का और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस प्लान्स को भी तैयार करेंगी। इस हिसाब से सबसे बड़ा असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सूचना तकनीक पर ही पड़ने वाला है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बाजार है। और इसके लिए डब्ल्यूएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 44% के आसपास पूरी दुनिया में श्रम शक्ति ऐसी है, 44% के आसपास ऐसी श्रम शक्ति है, ऐसे लेबर हैं जिन्हें तत्काल रीस्किलिंग की ज़रूरत होगी, जिन्हें तत्काल नए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जिन्हें तैयार करने की ज़रूरत होगी कि उनके स्किल सेट्स बेहतर किए जाएँ ताकि वो तकनीक के जो शिफ्ट के साथ अपने आप को तैयार कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते दिन की सबसे बड़ी खबरों का। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पिछले हफ्ते एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस से जुड़े 3 जगहों पर छापेमारी की। बायजूस पर आरोप है कि उसने विदेशी कंपनियों से लिए निवेश में फेमा नियमों का उल्लंघन किया। ईडी की छापेमारी में पता चला कि साल 2011 से 2023 के दौरान बायजूस 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में लाए। इस बीच बायजूस से जुड़े लेन देन और कर्जों को लेकर ईडी जल्दी कई बैंकों से भी जानकारी ले सकता है। सर, पहला सवाल, ये छापेमारी क्यों की गई, क्या वजह थी? इस छापेमारी की बड़ी वजह भारत में आने वाला विदेशी निवेश है। ईडी जब भी छापेमारी करता है तो फेमा के नियमों के उल्लंघन की संभावना होती है और कुछ साक्ष्य होते हैं और बायजूस कई तरीके से मुश्किल में है। बायजूस ने दरअसल 2020-21 के अपने रिजल्ट्स प्रॉपरली ऑडिट नहीं कराए थे, आपको याद होगा, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी, नियामकों की तरफ से भी सवाल पूछे गए थे। उन रिजल्ट्स को लेट डिक्लेयर किया गया था, उस डिक्लेयर करने में घाटा दिखाई दिया था। ये दरार वहीं से निकलती है और ये माना जा रहा है ईडी ने इसलिए वहाँ छापेमारी की कि बायजूस ने इस
अवधि के दौरान जो विदेशी निवेश अर्जित किया था उसके बारे में कोई सही हिसाब किताब नहीं दिया, और ये आंकड़े पूरी तरह पारदर्शी नहीं थे। और इसलिए 2011 से लेकर 2023 के बीच में जो 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो प्राइवेट कैपिटल के जरिए हो या इक्विटी सेल के जरिए आया हो, उसमें कई सारी गहरी खामियां पाई गई हैं। और इसलिए बायजूस के अलग अलग दफ्तरों पर और बायजूस के अलग अलग केंद्रों पर छापे पड़े और ईडी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्र की हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में किसी स्टार्टअप कंपनी में, इतनी बड़ी स्टार्टअप कंपनी में जो कि यूनिकॉर्न थी, उसमें विदेशी निवेश को लेकर ईडी ने दखल दिया है। और इससे काफ़ी खलबली है भारत के पूरे स्टार्टअप स्पेस में बायजूस पर पड़े हुए छापों को लेकर, क्योंकि बायजूस 1 साल पहले 2 साल पहले तक भारत में स्टार्टअप क्रांति का पोस्टर था। भारत में सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है एजुकेशन क्रांति का, एडटेक क्रांति का पोस्टर था, पर वहाँ फेमा के गंभीर वायलेशन मिलते दिखाई दे रहे हैं। सर, शुरुआती जांच में या जो अब तक छापेमारी हुई, क्या कुछ निकलता दिख रहा है, क्या संभावना बन रही है? काफ़ी महत्वपूर्ण थ्रेड मिले हैं शुरुआती जांच में जो जानना जरूरी है, जिसके कारण लगता है कि बायजूस की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी। कंपनी ने करीब 9,574 करोड़ रुपए का पैसा विदेश में भेजा विदेशी जुरिडिक्शंस को, जिन्हें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया। अभी क्या पैसा था, बायजूस ने बाहर दुनिया में किन चीज़ों का निवेश किया था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसकी पूछताछ जवाब तलब किया जाएगा, जैसा ईडी ने संकेत दिया है। कंपनी ने करीब 944 करोड़ रुपए खर्च किए, 1,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए एडवर्टाइजमेंट्स पर, मार्केटिंग पर, और यह पैसा विदेश भेजा गया इसको खर्च करने के लिए। यह दूसरा महत्वपूर्ण वायलेशन है जो पता नहीं चला, क्योंकि ये पैसा भारत से बाहर भेजा गया, विदेश से लाया गया। बायजूस का ये कहना है कि सारे कामकाज ट्रांसपेरेंट थे, कंपनी अपने हिसाब से सारी सूचनाएं दे रही है, पर ईडी के छापे या ईडी की सर्च बताती है कि कई सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो संदेह के दायरे में हैं, जिनमें दाल में काला है, और बायजूस से उसके लिए पूछताछ की जाएगी। और इसके अलावा जैसा शुभम ने आपको बताया कि बायजूस के इस ट्रांजैक्शंस में जो शामिल बैंकर हैं उनसे भी इस बात की पूछताछ की जाएगी। यानी बायजूस जो विदेशी निवेश लेकर आया था और भारत से जो विदेशी निवेश बाहर गया था, उन दोनों को लेकर अब एजेंसियों की जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। सर, अब इस रोशनी में बायजूस का भविष्य कैसा दिखता है? बायजूस के लिए मुश्किल काफ़ी बड़ी है। बायजूस के रेवेन्यूज़ में लगातार तेज गिरावट हो रही है। कंपनी ने पिछले 1 साल में छटनी भी की है। एडटेक का पूरा मॉडल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो पूरा मॉडल जिसको बायजूस लीड कर रही थी, वो लगभग लड़खड़ाया हुआ है। भारत में कई कारणों से भारत से ऑनलाइन एजुकेशन या एडटेक एजुकेशन खड़ी नहीं हो पाई, उसका रेवेन्यू मॉडल नहीं बन पाया और उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। बायजूस अभी नया कर्ज लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कंपनी इस कोशिश में थी कि अपने घाटों की भरपाई के लिए अभी इक्विटी मिलने की संभावना कम है, कर्ज की कोशिश की जाए, पर ईडी की छापेमारी के बाद वो कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से गिरा था, कम वैल्यूएशन पर इक्विटी बेचने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी आने वाले समय में बाधा आएगी। और चूंकि बायजूस के जरिए ईडी स्टार्टअप में फॉरेन इन्वेस्टिंग के हिस्से में आ रही है, तो इसका परोक्ष रूप से असर बाकी स्टार्टअप्स पर भी पड़ेगा जो विदेश से फंडिंग लेते हैं। ये इसका एक बड़ा असर है जो बाजार पे दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अदानी मामले की जांच के लिए सेबी को अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जाए। शनिवार को ही सेबी ने जांच का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि अदानी मामले की जांच 2 महीने में पूरी करके जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। इस बीच सेबी की तरफ से जब अदानी ग्रुप की जांच के लिए समय मांगा गया तो ग्रुप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। ग्रुप ने ये कहा, अदानी समूह की तरफ से कहा गया कि ग्रुप के बारे में ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है जो बताती है कि ग्रुप ने कुछ गलत किया। उधर एक रिपोर्ट में ये दावा जरूर किया गया है कि अदानी मामले की जांच के दौरान सेबी को कई विदेशी रेगुलेटर से जानकारी जुटाने में चुनौती मिल रही है, ऐसा एक अंदेशा जताया गया है। सर, पहला सवाल, 6 महीने का समय क्यों मांगा? सेबी की तरफ से 6 महीने का समय मांगा जाना कई मामलों में चौंकाने वाला, और इससे जो पूरी जांच की प्रक्रिया है अडानी समूह की उसको लेकर अब उसके और आगे बढ़ने की या नतीजे आने में समय लगेगा। सेबी की तरफ से जो संकेत दिए गए, क्योंकि महत्वपूर्ण जांच अडानी समूह के विदेशी कारोबार के बारे में है, खासतौर पर वो शेल कंपनियां उस तरीके की जिनमें बाहर काम चल रहा था, जहां से बाद में जांच शुरू होने के बाद अडानी परिवार के कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा। मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में बाकी जी के काम करने वाली कंपनियां, ऐसा लगता है जिससे सेबी वहां से
जानकारी जुटाने में मुश्किल महसूस कर रहा है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस तरीके के कारोबार उन ज्यूरिडिक्शंस में किए जाते हैं, उन देशों में किए जाते हैं जहां पर गोपनीयता की गारंटी वहां की सरकार या वहां का देश अपने कानूनों के तहत देता है, और अगर आप जब ऐसे ज्यूरिडिक्शन से कोई काम करता है तो वहां से उन सूचनाओं को लाना मुश्किल हो जाता है। तो अडानी समूह के साथ जो मुख्य सबसे बड़ा हिंडनबर्ग का आरोप था वो ये था कि जो बाहर विदेश में चलने वाली शेल कंपनियां हैं, जिनके जरिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को रूट किया और भारतीय बाजार में शेयरों की कीमतें बढ़ाई, उनकी पड़ताल कैसे हो। और सेबी उस पड़ताल में अभी हमें लगता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है या वो पहली नहीं सुलझा पा रहा है, और इसलिए अडानी समूह को लेकर जांच की प्रक्रिया में और ज़्यादा समय मांगा गया। 6 महीने का मतलब ये है कि मई से लेकर अब अगर मई में इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तो आप ये मान के चलें कि अक्टूबर नवंबर तक भारत में अडानी समूह की जांच सेबी शायद पूरी कर पाएगा अगर कोई और एक्सटेंशन नहीं मांगा गया। और ये भारत के नियामक पर इसको लेकर सवाल उठने चाहिए। इतना लंबा समय सेबी को एक इस बड़े मामले की जांच के लिए क्यों लग रहा है, जिसने बाजार में काफ़ी उथल पुथल की थी, और शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सेबी से जवाब तलब भी करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। सर, एक जांच और चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी, वो क्या असर पड़ेगा उन जांचों पर? यही सबसे बड़ी दुविधा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी की रिपोर्ट की जांच अगर तुरंत दे देता और भारत का जो प्रमुख रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसके जांच की रिपोर्ट 6 महीने बाद आती है तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की भी जांच या तो उसी समय तक रुकेगी और रिपोर्ट सामने आएंगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि अपनी जांच की रिपोर्ट अलग दे, क्योंकि मामला एक ही है, एक ही तरीके के आरोप हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से जुड़े हुए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जांच को एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा, या फिर वो सेबी को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो अपने जांच को 6 महीने के बजाय 3 महीने में ही या 2 महीने में ही पूरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो जिस बात की संभावना बाजार में निवेशक कर रहे थे, जो अनिश्चितता बनी हुई थी लगातार कि जाँच की रिपोर्ट मई तक आ जाएगी और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या हुआ है, वो मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सवालों में घिरता उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन से जुड़े कुछ अर्थव्यवस्था के आंकड़े आए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में अप्रैल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखने को मिली है। जो PMI इंडेक्स आता है वो घटकर 50 के नीचे आ गया, 49.2 रहा। मार्च में 51.9 था। 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, 50 के नीचे माना जाता है सुस्ती है, स्लो डाउन है। कोरोना के बाद चीन की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई और साथ में वैश्विक स्तर पर धीमेपन की वजह से ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इस बीच भारत में कोर सेक्टर के नंबर आए। 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई भारत में कोर सेक्टर की ग्रोथ। कोर सेक्टर में उत्पादन की ग्रोथ सिर्फ 3.6% रही। फरवरी में ये 7.2% थी। बिजली और सीमेंट में उत्पादन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कोयला, उर्वरक, स्टील यहाँ उत्पादन बढ़ा है, जबकि बिजली और सीमेंट में उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पूरे वित्त वर्ष की अगर आप बात करें 22-23 की, तो उस दौरान ये जो ग्रोथ एवरेज रही वो 7.6% रही, जो पिछले साल यानी 21-22 से कम है। उस साल 10.4% रही थी। सर, क्या बता रहे हैं भारत और चीन के आंकड़े? चीन के आंकड़ों में गिरावट थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन में इस महीने के PMI में बढ़ोतरी की संभावना थी। आंकड़ों को भीतर से देखने पर समझ में आता है कि निर्यात में गिरावट आई है। करीब निर्यात की ग्रोथ 47% के आसपास रही, जो 50% थी मार्च में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती के कारण मांग में कमी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, यानी अमेरिका की महंगाई, यूरोप की महंगाई के कारण डिमांड कम हो रही है। हालांकि चीन के आंकड़ों का एक दूसरा हिस्सा ये भी कि चीन के भीतर, देश के भीतर मांग में कमी नहीं आई, उसमें डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। तो यह आंकड़ा चीन की जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है, उसे लेकर थोड़ा जो इस बार तेज रिकवरी की उम्मीद थी उसे कमजोर करता है। इसका असर हमें कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज़ की कीमत पर दिखाई देगा। भारत में कोर सेक्टर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोर सेक्टर की ग्रोथ मार्च में अक्टूबर के बाद सबसे कम लेवल पर आ गई। अक्टूबर का सबसे कम स्तर पर है, जो आमतौर पर इस बात का संकेत देती है कि जो प्रमुख उद्योग हैं भारत के, जिन प्रमुख उद्योगों से अर्थव्यवस्था आती है, उनमें वो डिमांड या वो बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। कच्चे तेल पर हम आपसे बात कर चुके हैं। आंकड़े के हिसाब से सबसे खराब स्थिति सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और कच्चे तेल की है। क्रूड ऑयल का उत्पादन लगातार गिर रहा है, सीमेंट का उत्पादन लगातार गिर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली के उत्पादन में भी कमी आई है। कोयला और फर्टिलाइज़र और रिफाइनिंग और स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन जो मोमेंटम हमने देखा था बनते हुए मार्च 2022 के बाद से, ये इस मोमेंटम में बीच में एक हमने तेज़ी देखी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इसमें गिरावट आती दिखाई दे रही है। हालांकि भारत में भी PMI का आंकड़ा आया है, आज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का आंकड़ा है, जो अप्रैल में काफ़ी बेहतर रहा है। यानी भारत में उसमें ये पता चला है कि नए ऑर्डर्स में बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट।
बीमा नियामक इरडा ने सोशल मीडिया पर बीमा से जुड़ी भ्रामक पोस्ट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े दिशा निर्देश जारी करें। जो कर्मचारी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर जैसे मंच पर जुड़े हैं उन्हें अपनी पोस्ट जारी करने से पहले सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी कंपनी की ओर से दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने जियो और एयरटेल के खिलाफ 5G टेलीकॉम सेवा में प्रीडेटरी प्राइसिंग को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई में शिकायत की थी। उस पर ट्राई ने कदम उठाया है, कदम उठा सकता है ट्राई, ऐसी संभावना है। ट्राई की तरफ से जियो और एयरटेल को 5G सेवा में अनलिमिटेड डेटा सेवा देने से रोका जा सकता है। वोडाफोन ने ट्राई में शिकायत की थी कि जियो और एयरटेल लागत से बहुत कम दरों पर 5G टेलीकॉम सेवा दे रहे हैं। इससे नई कंपनियों को दूसरी कंपनियों को बाजार में घुसने में दिक्कत हो रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बेवरेज कंपनी सीलॉन के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत सीलॉन बेवरेज इंटरनेशनल कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक की पैकिंग और उसके लिए कैन का निर्माण करेगी। सीलॉन श्रीलंका की सबसे बड़ी कैन और फिलिंग कंपनी है। कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए दोनों कंपनियां मिलकर भारत में निर्माण संयंत्र की स्थापना करेंगी। रिलायंस को भारत में सीलॉन के कुछ उत्पादनों का डिस्ट्रीब्यूशन का भी राइट मिलेगा। एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त रिसीवर ने बिल्डर आम्रपाली ग्रुप की 11 संपत्तियों को नीलामी के लिए लिस्ट किया है। इन संपत्तियों में 2 संपत्तियां नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भी हैं। सभी संपत्तियों की कुल कीमत 263 करोड़ रुपए आंकी गई है और नीलामी के बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा। एक आखिरी खबर, रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारतीय ऑयल कंपनियों को मिलने वाले डिविडेंड 40 करोड़ डॉलर करीब फंस गए हैं। कई कंपनियों ने रूस की निवेश कंपनियों में निवेश कर रखा था, उन्हें वहां से डिविडेंड मिलना था, लेकिन प्रतिबंध की वजह से ये डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत की कंपनियों का पैसा रूस में फंसा है। तमाम कोशिशों के बाद भी 2 महत्वपूर्ण चीज़ें भारत और रूस के बीच हल नहीं हो पाई। जो तेल खरीदा गया उसका भुगतान रुपए में नहीं हो पाया, इसलिए दिरहम में आया। भारतीय कंपनियों ने जो रूस में तेल क्षेत्र में निवेश किया था उसका लाभांश वापस नहीं आ पा रहा है क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है और वो लाभांश नहीं आ पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए भारत और रूस के कारोबार में शायद सरकार को दखल देना पड़ेगा क्योंकि कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी राशि है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में जो खबर झटपट में हमने आपको बताई वो काफ़ी दिलचस्प है। भारत में दोनों 5G कंपनियों ने, एयरटेल और जियो ने बहुत तेज़ी से 5G नेटवर्क का विस्तार किया। सर्विस की क्वालिटी भले ही ख़राब हो लेकिन नेटवर्क तेज़ी से विस्तार हुआ। करीब 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स 5G में जोड़ दिए गए और जिनका एवरेज डेटा यूसेज करीब 8 to 9 GB के आसपास है। इन कंपनियों ने अपने यहाँ 5G की अनलिमिटेड सर्विस या 5G का अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड देना शुरू किया है। वोडाफोन ने इस पर आपत्ति की है, आरोप लगाया है कि गलत है। TRI के नियमों के हिसाब से कोई कंपनी टैरिफ रेगुलेशन में अनलिमिटेड डेटा नहीं दे सकती, अनलिमिटेड डेटा देने की छूट नहीं है। अब ऑपरेटर्स को क्या इन ऑपरेटर्स के प्लान बदलेंगे और आने वाले समय में आपको 5G से मिलने वाला अनलिमिटेड डेटा बंद हो जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, TRI के अदालत में ये मामला पहुंच गया है कि 5G के टैरिफ प्लान में इस तरीके की प्राइसिंग की जा रही जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से और मौजूदा नियमों के हिसाब से उचित और जायज़ नहीं है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे आपके पास नया संस्करण लेके। इस बीच आपको बता दें, कल हेलो मनी 9 में मिथिलेश पावस्कर हमारे साथ 1 से 2 जुड़ेंगे स्टॉक्स पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मिथिलेश जी से आपको जो भी सवाल पूछने हैं 9311211874 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। स्टॉक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए मिथिलेश जी कल हमारे साथ 1 से 2 जुड़ेंगे। और शाम को जुड़ेंगी निशा शांघवी जी 4 से 4:30 बजे। आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें तो किन बातों का ध्यान रखें, कंपनियों को क्या बताएं, जब क्लेम के लिए TPA के पास फाइल भेजें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपके रिजेक्ट ना हो हेल्थ क्लेम, इस पर आपको जानकारी देंगी निशा शांघवी जी। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं तो आप 9311211874 पर भेज दीजिए। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।